हेलो दोस्तों, मैं यश शर्मा सीएमआई का एजुकेटर सीएमआई में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल सीएमआई अर्थात कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। इस पर आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें और बेल आइकन का बटन दबाकर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने संवैधानिक विकास की पिछली कक्षा में बात की थी, कुछ अधिनियम 1773, 1813, 1833, इन सभी बड़े बड़े अधिनियमों के बारे में हमने बात की। अब आज हम इससे आगे की कुछ बातें करेंगे, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगा। क्वेश्चन पटवार 2011 का एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम था पटवार 2011 का। इसमें लिखा हुआ था दोस्तों कि BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये किस अधिनियम के तहत आया था। तो इसके ऑप्शन थे 1784, 1773, 1813 और 1833। ये चार ऑप्शन अभी आपके सामने हैं। इन चार ऑप्शंस में से कमेंट करके आपको A, B, C या D, जो भी ऑप्शन आपको इनमें से ठीक लगे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। और अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर, जो भी मैं कुछ आगे आपसे पूछने वाला हूं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप आई बटन पर क्लिक करते रहें और हमारे वीडियो की जो पुराना वीडियो है संवैधानिक विकास का, आप उसको देखें ताकि आपकी सारी शंकाएं इन वीडियो के माध्यम से दूर की जाएं दोस्तों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब 1909 के अधिनियम आया भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। लेकिन उसी की पृष्ठभूमि में हमारे यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी थी। एक तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906 में, और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हुआ, नरम और गरम दल वाली विचारधारा में। नरम दल और गरम दल वाली विचारधारा। अब 1906 में मुस्लिम लीग और 1907 में कांग्रेस का विभाजन, ये भारतीय इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। अब इन दो घटनाओं की परिणति के फलस्वरूप 1909 में एक भारत परिषद अधिनियम आया। 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। तो आइए अब हम उसी पर चर्चा करते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909। जी दोस्तों, इस अधिनियम को आपने पढ़ा भी होगा, इसके बारे में एक नाम और सुना होगा आपने, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। अब मार्ले और मिंटो सुधार ही इस अधिनियम को क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो मार्ले था, ये जो लॉर्ड मार्ले है दोस्तों, ये भारत के राज्य सचिव थे उस समय। क्या थे? भारत के राज्य सचिव। जी दोस्तों, और ये जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, ये आप सभी को पता है कि भारत के तत्कालीन वायसराय। अब एक है जो भारत का राज्य सचिव है और दूसरा भारत का वायसराय है। ये जो राज्य सचिव है, इसकी जो परिषद थी, मैंने आपको बताया था, ये इंग्लैंड में रह करके भारत के शासन संबंधी कार्य देखा करती थी। और लॉर्ड मिंटो जो हैं वो भारत के वायसराय थे, और वायसराय जो है वो भारत में रह करके भारत के शासन संबंधी कार्य करता है। और इन दोनों की जो रिपोर्ट थी, इन दोनों के जो सुधार थे, उन्हीं पर ब्रिटिश संसद ने अपनी मोहर लगाकर, यानी ब्रिटिश संसद से यह अधिनियम पारित हुआ दोस्तों, और पारित होकर यह अधिनियम क्या बन के आया? भारत परिषद अधिनियम।
अब आप पिछले वीडियो में जाकर के एक बार फिर से अगर चाहेंगे आई बटन पे क्लिक करके आप देखते रहेंगे, या फिर एक बार पहले पूरा वीडियो पिछले वाला देखेंगे, तभी ये वीडियो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि भारत के राज्य सचिव का जो पद था वो मैंने बताया था आपको 1858 के एक्ट के अंदर गठित किया गया था। अब 1858 का जो एक्ट आया था उसके पीछे पृष्ठभूमि में क्या थी, 1857 की क्रांति। 1858 में मैंने आपको बताया था कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल था, एक तो उसका पदनाम क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था, और दूसरी चीज कि ब्रिटिश ताज के अधीन भारत के राज्य का संचालन हो रहा था। भारत का प्रशासन अब किसके अधीन आ गया था, ब्रिटिश ताज के अधीन। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इस 1909 के अधिनियम की। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि इसको क्या कहा गया, मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। अब कह रहा है कि ये जो अधिनियम था, कौन सा, 1909 का अधिनियम सॉरी दोस्तों, इसके तहत पहली बार वायसराय, इस 1909 के अधिनियम के तहत पहली बार वायसराय और गवर्नर की जो परिषद है उसके साथ एक एसोसिएशन बनाने की अनुमति मिली, यानी एसोसिएशन बनाने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया। ये जो आपका लॉर्ड मिंटो है, ये क्या है, भारत का वायसराय। अब इसकी जो एक कार्यकारिणी है, इसकी एक कार्यकारिणी है। देखिए दोस्तों, वायसराय और इसको गवर्नर भी कहा जा रहा है। देखिए मैं भी आपको मैंने शब्द यूज लिया, वायसराय प्लस गवर्नर। अब इसके लिए मैंने इन दोनों शब्दों का यूज कर लिया और मैंने आपको बता रखा है कि वायसराय इसको कहते थे। अब वायसराय का अर्थ तो क्या है कि ये तो इसका पदनाम है। वायसराय क्या है, इसका पदनाम है कि जिस पद के तहत भारत का शासन चला रहा है वो तो वायसराय का पद हो गया। जैसे अभी हम देखते हैं कि भारत का शासन चलाने की अनुमति किसके पास है, वो है भारत के राष्ट्रपति के पास। यानी भारत सरकार का जो भी कार्य होता है वो किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से। तो इसी प्रकार ये वायसराय अध्यादेश, यानी जो राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख था उस समय, वो तो क्या था, गवर्नर, और जो संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख था वो वायसराय। और ये दोनों एक ही व्यक्ति हुआ करते थे, ये दोनों एक ही व्यक्ति हुआ करते थे। तो यही व्यक्ति जब एज ए राष्ट्रपति काम करता था तो वायसराय, और एज ए पीएम काम करता था तो गवर्नर कहलाता था। अब इन दोनों की जो कार्यकारिणी है, वायसराय और गवर्नर की जो कार्यकारिणी है, उसके साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान कर दिया गया। अब एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया तो उसमें किसकी नियुक्ति की गई, भारतीयों की नियुक्ति की गई। उस एसोसिएशन में किसकी नियुक्ति की गई, भारतीयों की नियुक्ति की गई। और उस नियुक्ति के तहत सबसे पहले कौन आया, एसपी सिन्हा, जो इनका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भी क्या बनाया गया था, उसमें विधि सदस्य, जो एसोसिएशन बनाई गई थी, जो कार्यकारिणी के गवर्नर और वायसराय की कार्यकारिणी के बीच एक सहयोग बनाने के लिए जो एसोसिएशन बनाई गई थी, उसके अंदर एक विधि सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नामित किया गया। अब 1909 के अधिनियमों में ही एक और इंपॉर्टेंट बात, ये आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 1909 के अधिनियम में ही एक इंपॉर्टेंट बात कि इसके माध्यम से जो प्रांतों में विधान परिषद थी, इनको क्या किया गया, विधान परिषदों को क्या किया गया, विस्तार दिया गया। विस्तार कैसे दिया गया, एक तो इनकी संख्या में वृद्धि की गई, और दूसरा विस्तार देने का मतलब है कि इनके जो कार्य थे उनको भी बढ़ा दिया गया। विधान परिषद क्या कार्य कर सकती थी, अनुपूरक प्रश्न पूछने का कार्य दिया गया इनको, अनुपूरक प्रश्न पूछना। और इनका जो दूसरा कार्य था वो था बजट पर संकल्प
पारित करना। अनुपूरक प्रश्न वो किससे पूछेंगे? जो ये मिंटो की जो कार्यकारिणी होगी वो क्या बना के भेजेगी? अपना जो भी कुछ ये अधिनियम बनाएंगे भारत के राज्य के संचालन के लिए या और भी कोई भी कार्य वो करेंगे तो उसके बारे में विधान परिषद को सिर्फ इतना सा प्राधिकृत या अधिकृत कर दिया कि आप उन सब चीजों के बारे में जो कुछ अध्यादेश पारित हो रहा है लॉर्ड मिंटो के द्वारा या और भी कुछ कार्य हो रहा है तो आप उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो गवर्नर की कार्यकारिणी या गवर्नर की जो परिषद है बजट बना करके भेजेगी, उसके ऊपर संकल्प यानी वोटिंग करने के लिए किसको प्राधिकृत कर दिया गया? विधान परिषद को। लेकिन बस केवल वोटिंग करने तक के लिए प्राधिकृत किया गया था, वोटिंग करके आप उसको नकार नहीं सकते थे। ये 1909 के अधिनियम की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता। अब इस अधिनियम में आपने देखा कि सबसे जो विवादित चीज रही वो थी सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन, और ये सांप्रदायिक निर्वाचन भी सिर्फ और सिर्फ किस कम्युनिटी को मिला दोस्तों? मुस्लिमों को। ये सांप्रदायिक निर्वाचन भी सिर्फ और सिर्फ किस कम्युनिटी को मिला? मुस्लिमों को मिला। अब ये मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन देने के पीछे भी कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी। तो वजह अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया, सबसे बड़ी वजह 1906 यानी 1906 में क्या आई? मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग आई और 1906 में जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1907 में आपके कांग्रेस का विभाजन हो गया। इन दोनों के फलस्वरूप लॉर्ड मार्ले जो कि भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो कि भारत के वायसराय थे, तो इन दोनों के दिमाग की उपज थी कि जब 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी है यानी अब हिंदुओं की प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस को जाना जा रहा है और मुस्लिमों की प्रतिनिधि के रूप में मुस्लिम लीग को जाना जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से कोई प्रमाण नहीं है कि मुस्लिमों की प्रतिनिधि थी ये मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग से ज्यादा मुस्लिम सदस्य कांग्रेस के थे। लेकिन ब्रिटिश ने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो की नीति। उस नीति के तहत ही इन्होंने ये किया कि मुस्लिमों को जो प्रतिनिधित्व है वो मुस्लिम लीग के माध्यम से देना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने ये मान लिया कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि सभा या संस्था है। दोस्तों 1906 में जो मुस्लिम लीग थी इसकी जब स्थापना हुई तो ब्रिटिश जो मार्ले और मिंटो थे इन दोनों ने एक नीति अपनाई और वो नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो की नीति। उस फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इन दोनों ने मुस्लिमों के लिए 1909 के अधिनियम में ही किस चीज की घोषणा कर दी? वो थी पृथक निर्वाचन की। पृथक निर्वाचन की मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिमों को क्या मिल गया? पृथक निर्वाचन। अब पृथक निर्वाचन यानी सांप्रदायिक निर्वाचन। आप इस पृथक निर्वाचन को सांप्रदायिक निर्वाचन भी कह सकते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन। और सांप्रदायिकता का जो जनक है वो जनक भी कौन कहलाएगा? लॉर्ड मिंटो। भारतीयों ने सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा है? लॉर्ड मिंटो को कहा है। अब हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट चीज है, पृथक निर्वाचन जिसे कि हमने क्या कहा? सांप्रदायिक निर्वाचन। लेकिन ये सांप्रदायिक निर्वाचन कब आया? 1909 के एक्ट के तहत आया। एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा आपसे सिर्फ सांप्रदायिक निर्वाचन पर, क्योंकि यह चीज इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा समझने की चीज है। तो हम बात कर रहे हैं अब सांप्रदायिक निर्वाचन पर। अब सांप्रदायिक जो निर्वाचन है इसका अर्थ है कि एक संप्रदाय या एक धर्म या एक जाति विशेष के लोग ही एक चुनाव में भाग लेंगे और चुनाव में भाग लेकर के यानी उम्मीदवार जो होगा, उम्मीदवार वो भी क्या होगा? समुदाय विशेष से संबंधित। उम्मीदवार जो है वो क्या होगा? समुदाय विशेष से संबंधित। जो मतदाता होंगे
मतदाता होंगे वो भी क्या होंगे, समुदाय विशेष से संबंधित। अब अगर किसी चुनाव में उम्मीदवार भी मान लीजिए हम एक, जैसे 1909 के अधिनियम में मुस्लिम्स को ही मिला, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर एक उम्मीदवार भी क्या है, मुस्लिम है, और उसमें सभी मतदाता भी क्या है, मुस्लिम है। एक उम्मीदवार हो या 1000 उम्मीदवार हो, उम्मीदवार सभी क्या होंगे, मुस्लिम्स होंगे। एक मतदाता हो या 1000 मतदाता हो, मतदाता भी सारे क्या होंगे, मुस्लिम्स होंगे। तो अब बताइए जीत करके असेंबली यानी विधान परिषद में कौन जाएगा, यानी मुस्लिम ही जाएगा। अब इसको हम आरक्षण की व्यवस्था भी कह सकते हैं, हम इसको एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी कह सकते हैं। यानी अब हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक वैमनस्य ब्रिटिश ने बना दिया, और ये वैमनस्य किस आधार पे, कि हिंदू कहेगा कि मुझे तो चुनाव लड़ने का मुस्लिम क्षेत्रों में अधिकार ही नहीं है, अब मुझे तो कोई भी मुस्लिम वोट दे ही नहीं सकता। यानी अब ये हिंदू ये बोलेंगे कि कोई भी मुस्लिम हमारे पक्ष में नहीं है, और मुसलमान ये बोलेगा कि मैं तो जब चाहूं तब चुनाव जीत सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे तो वोट भी मेरे लोग ही करेंगे। अब अगर ऐसा सोच इन दोनों के बीच में पनप जाएगी, तो इस सोच के माध्यम से जो चीज आएगी वो आएगी सांप्रदायिक वैमनस्य। सांप्रदायिक वैमनस्य आएगा इसके माध्यम से। अब ये जो सांप्रदायिक वैमनस्य है, यही आगे चल के भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों के बनने का कारण होगा, या फिर आप कहेंगे कि भारत के विभाजन का जो पहला बीज है वो यहां से डल गया था 1909 के सुधारों से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन 1909 के सुधारों के बाद 10 साल बाद 1919 में, उससे पहले 1917 में हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, लेकिन 1919 में 1919 भारत शासन अधिनियम 1919। अब भारत शासन अधिनियम 1919 ये क्या कहलाया, ये कहलाया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या इसको मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या हम इसको कहना चाहें दूसरा एक और नाम है इसका मॉन्टफोर्ड एक्ट, मॉन्टफोर्ड सुधार या एक्ट। अब 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, इस अधिनियम के आने से भारत में संवैधानिक विकास की एक नई नींव पड़ी, एक संवैधानिक विकास का नया क्रम बना, संवैधानिक विकास थोड़े से विस्तारित हुए। संवैधानिक विकास उससे पहले हम जानेंगे कि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये दोनों कौन थे। तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू वही भारत का राज्य सचिव, इसको आप भारत सचिव कह दीजिए, और चेम्सफोर्ड वही भारत के वायसराय। अगर आपको जैसे याद नहीं रहता है कि मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 में, तो मार्ले कौन था, मिंटो कौन था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया तो मॉन्टेग्यू कौन था, चेम्सफोर्ड कौन था, इनके लिए सीधा सा आपके पास दिमाग आप छोटा सा लगा सकते हैं कि जो पहले आएगा वो भारत सचिव होगा, जो पहले आएगा वो भारत सचिव होगा, और जो बाद में आएगा वो वायसराय होगा, जो बाद में आएगा वो वायसराय होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो ये इसीलिए बनाया गया होगा, इसका ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन शायद फिर भी हम कह सकते हैं कि ये जो भारत सचिव है ये कहां पे कार्य करता था, लंदन में। अब अगर कोई व्यक्ति लंदन में कार्य कर रहा है और ये वायसराय कहां कार्य कर रहा है, भारत में, और अधिनियम कहां पे पारित हो रहा है, ब्रिटिश संसद में। अधिनियम कहां पे पारित हो रहा है, ब्रिटिश संसद में पारित हो रहा है। तो ब्रिटिश संसद में जब कोई अधिनियम पारित होगा तो पहला नाम तो उसी का आएगा ना जो वहां पे कार्य करेगा, पहला नाम तो उसी का आएगा जो वहां पे कार्य करेगा, और दूसरा नाम किसका आएगा, जो भारत में रहकर कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि किसके लिए पारित हो रहा है, ये भारत के प्रशासन के लिए,
भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ कि अब भारत का शासन किस तरह से चलाया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कहना चाहूंगा कि पटवार 2011 में क्या क्वेश्चन आया कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ। प्रांतों में, ये पटवार 2011 का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन यानी प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो किस अधिनियम के तहत लागू हुआ। ऑप्शन में थे आपके 1909, 1919, 1935 और डी 1858। कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन अभी शायद मेरे थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, लेकिन कोई भी ऑप्शन। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इन चारों में से एक आंसर देना है। आप कमेंट कर सकते हैं आंसर को। बाकी अभी हम ढूंढते हैं किसने लागू किया। तो अब दोस्तों, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने जो एक नई नीति अपनाई वो थी प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन क्या लागू हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन। अब हम द्वैध शासन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन कैसे लागू हुआ। तो अब आपके सामने एक शब्द आया है, द्वैध शासन। इस द्वैध शासन का अर्थ होता है कि शासन कितनी इकाइयों में बटा है, 2 इकाइयों। दोस्तों, शासन 2 इकाइयों में बंटने का अर्थ है कि शासन के 2 स्तंभ है। कितने स्तंभ है शासन के? 2 स्तंभ है। अब प्रांतों में जो ये शासन हो रहा है, अभी यहां पे अगर हम लगाएं तो कहेंगे जो प्रांतों में जो शासन हो रहा है वो 2 लोगों के माध्यम से हो रहा है। एक जो वायसराय की कार्यकारिणी कुछ अधिनियम बनाएगी, कुछ बजट बना के भेजेगी, ये सब वायसराय की कार्यकारिणी करेगी। और दूसरा जो विधान परिषद कहते हैं या प्रांतीय सरकारें कहते हैं। विधान परिषद और प्रांतीय सरकारें हैं, ये दिखने वाला राज करेंगी। यानी जो सामने दिखेगा लगेगा कि राज कौन कर रहा है, विधान परिषदें कर रही है, लेकिन वास्तव में राज कौन कर पाएगा, वायसराय कर पाएगा। वास्तव में राज कौन कर पाएगा, वायसराय कर पाएगा। हमें लगेगा कि प्रांतीय सरकारें, क्यों? क्योंकि ये जो वायसराय जो भी अधिनियम भेजेगा, जो भी ये नीति बना करके भेजेगा, उसको उस नीति की अनुपालना कौन करेंगी, प्रांतीय सरकारें करेंगी। इसलिए शासन के कितने अंग हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक वायसराय की कार्यकारिणी और एक प्रांतीय सरकारें। अगर हम कहना चाहेंगे तो जैसे भारत है, अभी भारत में जो कार्य, एक तो संसद होता है वो विधायी कार्य करती है, यानी कोई अधिनियम बनाना है, किसी अधिनियम को खत्म करना है, ये सब कार्य कौन करेगा, संसद करेगी। तो वायसराय कार्यकारिणी बिल्कुल वही कार्य कर रही थी। एक मंत्री परिषद, जो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद होती है, वो कार्य करेगी उनके अनुपालनों का, यानी जो भी नियम बनेगा उसके अनुसार योजनाएं कौन बनाएगा, उस समय प्रांतीय सरकारें, और अब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो यहाँ पे शासन के 2 अंग हो गए, यहाँ पे द्वैध शासन हो गया। लेकिन आज ये द्वैध शासन नहीं है। आज के समय में हम कहें तो शासन द्वैध शासन नहीं कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं द्वैध शासन की। तो द्वैध शासन का जो जनक है वो किसको माना जाता है, कर्टिस को। द्वैध शासन का जो जनक है वो किसको माना जाता है, कर्टिस को। जनक किसका, द्वैध शासन का। द्वैध शासन का जनक कौन है दोस्तों, कर्टिस है। अब भारत में जो द्वैध शासन था, आप हमारी इतिहास की वीडियो भी उठा करके देख सकते हैं, मैंने उसमें भी बोला था एक बार। और पिछली जो संविधान
संवैधानिक विकास की जो वीडियो है आई बटन पे आप क्लिक करके एक बार फिर से देख पाएंगे, तो मैंने वहां भी बोला था कि जो द्वैध शासन है ये कब आया, ये आया 1765 की इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप। इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप ये सबसे पहले कहां पे इंप्लीमेंट हुआ भारत में, ये हुआ बंगाल में इंप्लीमेंट। अभी बंगाल में इंप्लीमेंट कैसे हुआ कि उस समय बंगाल का शासन दो लोगों के पास आ गया, एक बंगाल का नवाब और एक जो कंपनी का गवर्नर होता या ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कह दो या कंपनी के गवर्नर के हाथों में आ गया और एक नवाब के हाथों में। राजस्व कार्य यानी दीवानी, दीवानी जितने भी कार्य हैं वो किसने ले लिए थे उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और नवाब के पास कौन से कार्य रह गए थे, अन्य सभी कार्य, अन्य सभी कार्य। अब आपको ये पता है कि दीवानी यानी जब राजस्व यानी पैसे से संबंधित कार्य ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया और नवाब के पास पैसों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं रहा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नवाब को पूरी तरह से निर्भर होना पड़ा दोस्तों। अब नवाब के ऊपर जब ईस्ट इंडिया कंपनी निर्भर हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही इनके प्रत्येक फैसले को प्रभावित करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही नवाब को पेंशन दी जाने लगी, तो अब नवाब तो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी पे निर्भर हो गया और जो नवाब है उसके ऊपर बाकी राज्य की देखभाल करना, प्रजा के दुख दर्द सब कुछ सुनना, ये सब कार्य किसके रह गए थे उस समय, नवाब के रह गए थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बाकी तो मैंने आपको द्वैध शासन के बारे में बता दिया, लेकिन अब इस अधिनियम का जो द्वैध शासन था, यानी इस अधिनियम में क्या द्वैध शासन बताया गया था 1919 में, उसके दो अंग थे। एक था हस्तांतरित विषय और एक था आरक्षित विषय। अब ये जो हस्तांतरित विषय थे ये किसके पास थे, विधान परिषद। ये जो हस्तांतरित विषयों के माध्यम से जो शासन होगा ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद। और आरक्षित जो विषय हैं वो सीधे किसके पास हो गए, वायसराय की कार्यकारिणी। यानी ये विषय बांट दिए गए कि कुछ विषय हस्तांतरित विषय होंगे, कुछ विषय आरक्षित विषय होंगे। जैसे वित्त से संबंधित वित्त, रक्षा, ये जो मुख्य विषय हैं ये सब क्या होंगे, आरक्षित विषय होंगे। और हस्तांतरित विषय क्या होंगे, हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा हो गई, सफाई हो गई, सड़कें हो गई, ये सब क्या होंगी, आरक्षित हस्तांतरित विषय होंगे। और इन पर जो नियम कानून होगा वो किसका होगा, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद के जो नियम और कानून होंगे उनके तहत शासन होगा। और आरक्षित विषय जो होंगे उन पर विधियां कौन बनाएगा, वायसराय की कार्यकारिणी बनाएगी। अब ये द्वैध शासन कहां लागू हुआ, प्रांतों में लागू हुआ। ये द्वैध शासन कहां लागू हुआ, प्रांतों में लागू हुआ। तो अब 1919 में जो द्वैध शासन था वो ये द्वैध शासन था। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब इसका नेक्स्ट जो प्रावधान था वो ये था कि यहां पे जो हम विधान परिषद अभी पढ़ रहे थे इसके स्थान पर क्या बन जाएंगी, विधान परिषद भी अब दो अंगों में बनेगी। विधान परिषद दो अंगों में टूट जाएगी, एक होगी लोकसभा और एक होगी राज्यसभा। एक क्या होगी, लोकसभा होगी, एक होगी राज्यसभा होगी। इनमें जो चुनाव होगा वो किसके माध्यम से होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से।
इनमें जो चुनाव होगा वो किसके माध्यम से होगा दोस्तों? प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। ये जो विधान परिषद यानी प्रांतों में जो सदन होंगे वो कितने होंगे? 2 सदन होंगे। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि हमारे भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जहां पे विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद पाई जाती है। वैसे ही उस समय की विधान परिषद को भी 1919 के अधिनियम में 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, एक लोकसभा होगी और दूसरी राज्यसभा होगी। अब इस राज्यसभा को राज्य परिषद भी कहा गया, राज्य परिषद भी कहा गया। अब इस राज्य परिषद से एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, वो मैं आपको पूछना चाहूंगा। ये आया था 2nd ग्रेड जीके के पेपर में। कब आया था? 2018 में। इसमें कहा कि 1919 के अधिनियम में, एक्ट में, जो राज्य परिषद थी उसका अध्यक्ष, राज्य परिषद का क्या अध्यक्ष किसको बनाया गया था? उसके 4 ऑप्शन थे, तो आप चेक करके मुझे बताना, कमेंट करके जवाब देना। आपको पता होगा कि 1919 के एक्ट की जो राज्य परिषद थी उसका अध्यक्ष कौन था। मैं आपको 4 ऑप्शन बता देता हूं। एसपी सिन्हा, विट्ठल भाई पटेल, फ्रेडरिक व्हाइट, डी एंड्रयू। तो अब आप इन चारों में से ए, बी, सी और डी, इन चारों में से आप मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इस राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन था। अब मैं आपको जो ये 2nd ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया था, आपने अभी कमेंट कर दिया होगा, उसका आंसर था विट्ठल भाई पटेल। जी दोस्तों, ये 2nd ग्रेड 2018 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की है, जो 1919 के अधिनियम में जो राज्यसभा यानी राज्य परिषद थी उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। एक अन्य जो इसका प्रावधान है वो क्या था कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य। वायसराय की कार्यकारिणी में कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य। अब उसमें से कितने सदस्य भारतीय होंगे? इन 6 में से 3 सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। लेकिन इन 3 सदस्यों में ये 3 सदस्य जो भारतीय होंगे, ये तो भारतीय होंगे, लेकिन जो बाकी 3 सदस्य होंगे इसमें एक जो यूरोपियन जरूरी है होना, वो क्या होगा? कमांडर इन चीफ, यानी जो सेना का प्रधान होगा वो अभी भी क्या होगा? यूरोपियन ही होगा। यानी क्या होगा? वायसराय ही होगा। वायसराय ही क्या होगा? कमांडर इन चीफ होगा। कमांडर इन चीफ का पद भारतीयों को कभी भी नहीं दिया जा सकता, यानी भारतीय को इस पद के योग्य 1919 के अधिनियम में कभी भी नहीं माना गया। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। अब इसका एक नया प्रावधान, इसमें प्रावधान था, ये प्रावधान है, फैक्चुअल चीजें हैं, संपत्ति, कर, शिक्षा, इनके आधार पर क्या दिया गया? मताधिकार दिया गया। मताधिकार यानी कोई व्यक्ति कितनी संपत्ति रखता है, वो कितना टैक्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा रहा है और उसने कितनी शिक्षा ग्रहण की हुई है, इसी के आधार पर उसको मताधिकार दिया गया। अब अगर इसके हम सारे प्रावधान पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ा अधिनियम था, लेकिन उसमें हम
महत्वपूर्ण चीजें जब देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास इस अधिनियम के अनुसार जितनी संपत्ति घोषित की गई थी उतनी संपत्ति होगी तो वो मताधिकार उसे मिलेगा। अगर वो इस अधिनियम के तहत जो कर व्यवस्था लागू की गई थी उस कर व्यवस्था में जितना कर वो दे रहा है, अगर वो इसके क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है तो वो मताधिकार के काबिल होगा। और अगर उसने जो इस अधिनियम में बताई गई शिक्षा थी अगर उतनी शिक्षा ग्रहण कर रखी है तो वो मताधिकार का पात्र होगा। लंदन में क्या बनाया गया? भारत का एम्बेसी, एम्बेसी या हाई कमीशन यानी लंदन में भारत का क्या बनाया गया? उच्चायुक्त कार्यालय। 1919 के अधिनियम के तहत क्या बनाया गया? लंदन में भारत का उच्चायुक्त कार्यालय। दिस इज वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज नहीं तो कल ये किसी ना किसी पेपर में अवश्य आएगा। अब 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए क्या बनाया गया? एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी बनाया गया। इसको यूपीएससी भी कहा गया। यूपीएससी हम आज के समय में कहेंगे, लेकिन 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो आयोग बनाया गया था लोक सेवा आयोग, वो भी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही बनाया गया था। क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कई बार, आरएएस तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय बजट जो है उसको राज्यों के बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया। राज्यों के बजट से अलग, यानी राज्य जो हैं अपना अलग बजट बनाएंगे, राज्यों का बजट अलग होगा और केंद्र का बजट अलग होगा। केंद्र का बजट अलग। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि एक बार केंद्र सरकार अपना बजट पेश करती है, एक बार प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार भी अपना बजट पेश करती है। राज्यों को जो कर राजस्व प्राप्त होता है और उस कर राजस्व के प्राप्त होने के बाद वो कितना खर्चा करते हैं ये सब उनके राज्यों के बजट में होता है। और केंद्र को कितना कर राजस्व प्राप्त होता है और केंद्र सरकार जो अपना बजट बनाती है उसमें राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, इन दोनों का लेखा जोखा केंद्र के बजट में और राज्यों के बजट में प्रत्येक सरकार अपने अपने बजट में देती है। अब इसके साथ हम एक चीज देख लेते हैं कि भारत के जो इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, ये कौन है? निर्मला जी सीतारमण, निर्मला सीतारमण। और राजस्थान के जो केंद्र वित्त मंत्री हैं वो कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जी। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए आप तो इसका। एक मोर देन इंपॉर्टेंट बात क्या आया? सीएजी का पद आया। देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सीएजी का क्या आया? पद आया। इस 1919 के अधिनियम के तहत सीएजी का पद आया और ये प्रश्न एसएससी एलडीसी के पेपर में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2014 कि सीएजी के पद का सुझाव किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1919 के अधिनियम के तहत सीएजी के पद का सुझाव दिया गया। स्क्रीनशॉट। तो यहां खत्म होता है हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब 1919 के लगभग 16 वर्षों बाद एक और नया अधिनियम आया, वो था 1935 का अधिनियम। लेकिन इसी बीच
इसी बीच एक छोटी सी घटना कह दें या दुर्घटना कह दें जो हुई भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के लिए, वो थी 1927 में आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में। 1919 के अधिनियम में प्रावधान था कि हम 10 साल बाद इस 1919 के अधिनियम का रिव्यू करने के लिए एक कमीशन या एक कमेटी गठित करेंगे जो हमें बताएगी कि अब भारतीयों को किस दिशा में संवैधानिक सुधार करने चाहिए। लेकिन चूंकि वहां पे सरकार चेंज होने वाली थी, इसलिए उसने 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। अब साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ तो इसका विरोध भारत में हुआ, और विरोध का सबसे बड़ा जो कारण था वो थे इसके 7 सदस्य। और सातों सदस्य कैसे थे? इसके 7 सदस्य, और सातों सदस्य कैसे थे? अंग्रेज। इसमें जो 7 सदस्य थे वो सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज। तो इन्होंने, भारतीयों ने या कांग्रेस ने और हमारे सभी भारतीय दलों ने ये कहकर इसका विरोध किया कि हम भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, हम साइमन कमीशन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी व्यक्ति क्या नहीं है? भारतीय नहीं है। और इसके विरोध में एक नारा दिया गया, साइमन गो बैक। ये सब हिस्ट्री की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा कि साइमन गो बैक का नारा दिया गया। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी महान श्री लाला लाजपत राय, उनके सिर पर पुलिस की लाठियां पड़ने से उनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हो गई। ये वही लाला लाजपत राय जिन्होंने कहा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वही लाला लाजपत राय है जिन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और इस साइमन कमीशन ने क्या तैयार किया? एक श्वेत पत्र। एक श्वेत पत्र जो इसकी क्या थी? रिपोर्ट। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, ये ही रिपोर्ट 1935 के अधिनियम का क्या बनी? आधार। 1935 के एक्ट का क्या बनी? आधार बनी। ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी 1935 के एक्ट का क्या बनी? आधार बनी। और इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक चीज हो रही, वो थी सांप्रदायिक पंचाट। क्या ही? सांप्रदायिक पंचाट। अब ये सांप्रदायिक पंचाट क्या थी? ये रैमजे मैकडोनाल्ड की एक देन थी। सांप्रदायिक पंचाट ये किसने दिया भारत को? रैमजे मैकडोनाल्ड। कब दी है? 1932 में। कब दी दोस्तों? 1932 में दी। इन्होंने सांप्रदायिक पंचाट हमें 1932 में दी। अब ये सांप्रदायिक पंचाट जो थी, इसके तहत क्या किया इन्होंने? दलितों, महिलाओं, मजदूरों, इन सभी के लिए पृथक निर्वाचन कर दिया। इस सांप्रदायिक पंचायत के तहत इन्होंने दलितों, महिलाओं, मजदूरों सभी के लिए पृथक निर्वाचन कर दिया। तो इसका भी घोर विरोध किया गया कांग्रेस के द्वारा। फिर आप सभी को पता है कि 3 सम्मेलन हुए हमारे लंदन में, गोलमेज सम्मेलन, और फिर पूना समझौता हुआ 1932 में। इन दलितों के लिए एक क्या हुआ? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो ये सब क्या थे? ये सांप्रदायिक पंचायत हुआ। सांप्रदायिक पंचायत किसने दिया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया। फिर इसमें क्या हुआ कि दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान किया गया। उसके विरोध में महात्मा गांधी अनशन पे बैठे। फिर गांधी जी और अंबेडकर, जो अंबेडकर क्या थे? दलितवादी नेता थे। इनके सबके बीच में क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी ने कहा कि अगर आरक्षण देंगे तो हम कांग्रेस ही आपको आरक्षण देंगे, अंग्रेजों की बात आप नहीं मानेंगे। अब हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का मूल और सबसे महत्वपूर्ण आधार 1935 का
भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ये हमारे संविधान का क्या है, सबसे बड़ा आधार है। अब भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे बड़ी विशेषता की ये बहुत विस्तृत दस्तावेज था। ये क्या था, एक विस्तृत दस्तावेज था। भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था, एक विस्तृत दस्तावेज था। अब ये विस्तृत दस्तावेज क्यों था, इसमें क्या थी, 321 धाराएं। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, वैसे इसमें क्या थी, 321 धाराएं थी और 10 क्या थी, अनुसूचियां। 321 धाराएं प्लस 10 क्या थी, अनुसूचियां थी। किसमें थी, भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसलिए क्या था, एक विस्तृत दस्तावेज। अब इसको एक विस्तृत दस्तावेज का, अब इसमें क्या था कि तीनों सूची के विषयों का अलग अलग निर्धारण किया हुआ था। कौन सी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इन सब के बारे में मैं आपको जब आगे भारत का संविधान के अन्य चीजें बताऊंगा तब ये सब भी बताऊंगा कि भारत के संविधान में भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां ये सब बताई गई हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि 1935 के अधिनियम में इसमें कितने विषय थे, ये तो हम पढ़ लेते हैं 1935 में विषय, और वर्तमान में कितने विषय हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो संघ सूची में क्या था, 1935 में कितने विषय थे, 59 विषय थे। कितने विषय थे, 59 विषय थे। और वर्तमान में 100 विषय। ये तो संघ सूची में हो गए, जिसमें कि वित्त भी हो सकता है, रक्षा भी हो सकता है, अंतरिक्ष वगैरह कई अलग, अंतरिक्ष अवशिष्ट शक्तियों में पाया जाता है। लेकिन संघ सूची के जो विषय हैं 59 विषय, उनमें उस समय के वित्त था, रक्षा थी और काफी महत्वपूर्ण विषय इस संघ सूची में थे। आज ये विषय कितने हैं, 100 विषय हैं। आज संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय थे। और पहले राज्य सूची में कितने विषय थे, तो राज्य सूची में पहले थे 54 और आज कितने हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं। उस समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 36। और अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं दोस्तों, 52 विषय हैं। ये आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ये पूछेगा आपसे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज वो थी अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां उस समय ये किसको दी गई, वायस राय को, क्योंकि भारत का जो उस समय का प्रमुख होता था वो वायस राय होता था, वायस राय को दी गई। वर्तमान में ये ही अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, संसद के पास है। वर्तमान में जो आज आपका भारतीय संविधान है, इसमें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है दोस्तों, संसद के पास है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है स्क्रीनशॉट, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ले लीजिए एक बार। अब इसी अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां जो वायसराय को दी गई थी, इसी में एक और चीज थी, वो थी अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई थी, वो किसको दी गई थी, वो भी वायसराय को। ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वर्तमान में अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत वर्तमान में राष्ट्रपति करता है। उस समय कौन कर रहा था, अध्यादेश कौन जारी कर रहा था, वायसराय जारी कर रहा था। और इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता, पहले जैसे मैंने भी आपको बताया 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन था, अब इसमें द्वैध शासन हटा दिया गया, क्या बना दिया गया, प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई। यानी कि अब गवर्नर की जो कार्यकारिणी है वो प्रांतों के कार्य में किसी भी प्रकार का दखल नहीं करेगी। प्रांतों में जो भी कार्य होगा वो प्रांतीय विधान परिषद, जो लोकसभा राज्यसभा हो गई थी, उसके प्रति उत्तरदायी जो मंत्री परिषद है वही अब प्रांतों का संपूर्ण शासन संभालेगी। इसके अंदर जैसे अब प्रांतों में अलग से स्वायत्ता हो गई, तो इसी चीज को क्या कहा गया, केंद्र और प्रांत शक्ति विभाजन। केंद्र और प्रांत के मध्य क्या हो गया,
शक्तियों का विभाजन हो गया, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का क्या हो गया, विभाजन हो गया। एक चीज, इस अधिनियम केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन। अब केंद्र में द्वैध शासन का अर्थ क्या था, केंद्र में द्वैध शासन का जो अर्थ है, केंद्र में जो द्वैध शासन है उसका अर्थ है कि स्थान हस्तांतरित और वही आरक्षित, ये दो विषय होंगे। हस्तांतरित और आरक्षित विषय यानी केंद्र में जो पार्टी सरकार बनाएगी वो हस्तांतरित विषयों पर कार्य करेगी और वायसराय की जो कार्यकारिणी है वो आरक्षित विषयों पर नियम बनाएगी। तो ये भी खत्म कर दिया, ये प्रावधान इसके अंदर दिया गया था 1935 के अधिनियम के अंदर, लेकिन ये प्रावधान भारतीय इतिहास में कभी भी लागू नहीं हुआ। अगर कोई पूछे केंद्र में द्वैध शासन कब आया तो 1935, और अगर कोई पूछे केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ तो ये कभी भी लागू नहीं हुआ। आने वाले समय में ये सब चीजें ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अब ये सब चीजें पुरानी चीजें तो क्वेश्चन पूछ ली गई हैं, अब नई चीजें यही है कि द्वैध शासन कब लागू हुआ तो कभी भी लागू नहीं हुआ, लेकिन द्वैध शासन का जो प्रावधान था वो किस अधिनियम में था, 1935 के अधिनियम में। अब 1858 के अधिनियम में एक चीज बनी थी, वो थी भारत परिषद। 1858 में मैंने आपको बताया था कि राज्य सचिव के सलाह के लिए क्या बनी थी, एक भारत परिषद, जिसका प्रमुख कौन था, राज्य सचिव था। अब इस भारत परिषद को 1935 के अधिनियम में भी क्या कर दिया, इसको गठित जो की गई थी इसको समाप्त कर दिया गया। और 1935 के अधिनियम में ही किसकी स्थापना की गई थी, आरबीआई की। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कब की गई इसकी स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को। ये 1935 के अधिनियम के अनुसार आरबीआई की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य क्या था, मुद्रा और साख पर नियंत्रण। नेक्स्ट चीज जो थी इसमें यूपीएससी की, जेपीएससी की, एसपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, इन तीनों की स्थापना किसके अंतर्गत की गई, 1935 के अधिनियम के तहत की गई। एक चीज और बनी, वो थी फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय। अब संघीय न्यायालय कब बना, 1937 में बना। संघीय न्यायालय कब बना, 1937 में बना। और इसी अधिनियम के तहत जो हमारे 11 राज्य थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 राज्य या 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें से 6 राज्यों में क्या बनाई गई, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। अब ये 6 राज्य कौन कौन से थे, तो ये 6 राज्य थे आपके बंगाल, बिहार, बंबई, ठीक है, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। कौन कौन से राज्य, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास और असम के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था की गई। जी दोस्तों, अब इसके बाद 1935 के अधिनियम को हमने पढ़ा, अभी हमने देखा 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हो गई। 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोड 1937 में बन गया 6 राज्यों में, जिसमें बंगाल, बिहार, असम, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बंबई, इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो ये सब 1935 के अधिनियम की कुछ बातें थी। अब हम 1935 के अधिनियम के बारे में एक प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, हमारे उस समय तो नहीं, लेकिन 1947 जो पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू ने एक कोटेशन की थी।
ये कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि 1900 इस अधिनियम के बारे में की थी कि इसको उन्होंने क्या बोला, दास्ता का नया घोषणा पत्र, दास्ता का नया घोषणा पत्र बोला उन्होंने। और ये कब आया, ये आया सेकेंड ग्रेड जीके के पेपर में। कब आया, 2011 में, 2011 के सेकेंड ग्रेड जीके के पेपर में ये क्वेश्चन आपके सामने था। तो ये हो गया 1935 का हमारा अधिनियम। अब इस 1935 के अधिनियम के बाद कुछ खास भारतीय संवैधानिक विकास हुआ नहीं। 1947 में भारत को आजादी दे दी गई और 1947 में भारत को आजादी जो मिली वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दी गई। अब ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो भारत को आजादी मिली, इसमें भारत दो राज्य बना दिए, दो संप्रभु राष्ट्र। देखिए कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ये आप सब जानते हैं। दो संप्रभु राष्ट्र का आइडिया दिया। आइडिया क्या दिया, मतलब प्रावधान किया गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। ठीक है, इनमें से इन दोनों का जो डोमिनियन स्टेटस था वो हटा दिया गया, वे किसी के भी अंडर नहीं होंगे। साथ में जो ब्रिटेन का सम्राट था उसे भारत का सम्राट भी कहा जाता था, अब उसकी वो शाही उपाधि भी वापस ले ली गई। और भारत के संवैधानिक प्रमुख, प्रधानमंत्री जो राजनीतिक प्रमुख होंगे, भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ये सब संविधान सभा का गठन होगा। ये सब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बताया गया और इनके तहत ही हमने संविधान सभा का गठन किया, हमारा संविधान बनाया, हमें आजादी 1947 में मिल गई। फिर संविधान सभा ने अंतरिम संसद का कार्य किया, हमारे संविधान बनाने का कार्य किया। तो ये सब भारत का संवैधानिक विकास था। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे पूरा देख करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और हमारे इस चैनल CMI को सब्सक्राइब करें।